देखा है कि ये वीडियो रिलेट करेगा विद हरियाणा जुडिशरी, यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, उत्तराखंड जुडिशरी। जहाँ पे भी आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट आता है तो ये एक मेंस आंसर राइटिंग का है। और ये जो टॉपिक्स हैं एग्नेट, कॉग्नेट, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड एंड इंटेस्ट, ये जो टॉपिक्स हैं ये 6 टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपका शॉर्ट नोट आता ही आता है और कई बार ये शॉर्ट नोट पूछा भी गया है। हरियाणा में कई बार पूछा है, बिहार में पूछा है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश वहाँ पे भी पूछा है, उत्तराखंड में भी पूछा है। तो ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो लेट अस डिस्कस कि इसकी मेंस की आंसर राइटिंग आप कैसे करोगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी नहीं होते हैं। लेकिन जब आंसर राइटिंग की बारी आती है तो प्रॉब्लम आती है कि भाई आंसर राइटिंग करें तो करें कैसे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि एग्नेट होता क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेट अस डिस्कस कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्नेट। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एग्नेट होता क्या है। तो देखिए, एग्नेट्स हैं, कॉग्नेट्स हैं, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत कब पड़ती है, तो इनके इन टर्म्स की ज़रूरत तब पड़ती है। सपोज़ करिए ये एक पर्सन है, एक मेल है, अब इसकी हो जाती है डेथ। अब इसने पीछे अपने क्या छोड़ी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ी है। और जिस टाइम पे इस प्रॉपर्टी का फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। भाई इनके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनके अगर ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो बाकी के लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे जब प्रॉपर्टी को डिसॉल्व करने की बात आती है, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है, सक्सेशन में जाने की बात आती है, तब हमको ये जो लीगल टर्म्स हैं विच आर एग्नेट्स, कॉग्नेट्स, एसिडेंट्स एंड डेसिडेंट्स, इन सबको समझना ज़रूरी पड़ता है। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई ये एक पर्सन है, ठीक है, इसके एक फादर भी होंगे, मदर भी होगी, मदर एंड फादर, ठीक है। तो पहले तो दो टर्म्स हैं आपके, दैट इज एसिडेंट्स, और एक टर्म आता है दैट इज डेसिडेंट्स। अब एसिडेंट्स और डेसिडेंट्स होते क्या हैं, तो ये जो एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, तो इससे पहले की जो पीढ़ी थी, यानी कि इसके माँ बाप हो गए, इसके दादा दादी हो गए, पर दादा दादी हो गए, उससे पहले की जो एंसेस्ट्रल वाली जो चीज़ें आ रही हैं, यानी कि इससे पहले की जो जनरेशन थी, दैट इज़ कॉल्ड एसिडेंट्स। और इसके बाद में भाई इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, ये जो आपका आता है दैट इट बिकम्स डेसिडेंट्स, ठीक है। तो ये जो वर्ड है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज एसिडेंट्स, ओके, आई विल ट्राई कि मैं सीपीसी और मुस्लिम लॉ भी करवा दूं, ठीक है। और फिर आता है आपका डेसिडेंट्स, ठीक है। तो नीचे वाला जो पोर्शन आता है यहाँ पे जो उसकी कमिंग जनरेशन है वो डेसिडेंट्स होती है, और जो इसके पहले की जनरेशन है दैट बिकम्स एसिडेंट्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके बाद एक टर्म आता है एग्नेट्स का, ठीक है। तो एग्नेट्स की जब हम बात करते हैं, सपोज करिए ये एक पर्सन है, इसका नाम है राम, इसको हम क्या नेम दे देते हैं, राम। अब जब राम है तो राम की बट ऑब्वियस होगा कि इसकी एक मदर होगी और इसके एक फादर होंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एग्नेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्नेट्स का मतलब क्या होता है कि जो फादर वाली लाइन है, यानी कि इसके फादर हो गए, चाचा हो गए, ताऊ जी हो गए, दादाजी हो गए, पर दादाजी हो गए, बड़े पापा हो गए, तो जो फादर वाली लाइन है, मेल लाइन जो होती है, दैट इज नोन एज एग्नेट्स, ठीक है। इसके बाद आता है कॉग्नेट्स। कॉग्नेट्स की जब हम बात करते हैं तो कॉग्नेट्स कौन होते हैं, तो इसके जो मदर वाली लाइन है, यानी कि जो राम की जो मदर साइड है, यानी कि इसकी मौसी, नानी, तो मामा जी हो गए, तो ये वाली जो लाइन होती है दैट बिकम्स कॉग्नेट्स, ओके। तो ये आपके कॉग्नेट्स और एग्नेट्स हो गए। अब मेंस में देख लेते हैं कि इसकी आंसर राइटिंग आप कैसे करोगे।
एग्नेट्स और कॉग्नेट्स की पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है एग्नेट्स। तो एग्नेट्स में आप क्या लिखोगे, वन पर्सन इज सेड टू बी एन। हमेशा आप एग्नेट की जो शुरुआत रिलेशनशिप को आप डिफाइन करोगे, हमेशा आप दूसरे रिलेशन का रेफरेंस देके लिखोगे। तो हमेशा आपको क्या लिखना है कि हम एक पर्सन को दूसरे का एग्नेट हम कब बोलेंगे, इफ द टू आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड और एडॉप्शन। भाई वो ब्लड से भी रिलेट कर सकते हैं या एडॉप्शन से भी हो सकते हैं, होली थ्रू मेल, यानी कि जो मेल लाइन चल रही है उससे। द एग्नेटिक रिलेशन मे बी मेल और फीमेल, सच रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बाय ब्लड एंड नॉट बाय मैरिज। ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी हमने चाचा ताऊ दादाजी इनको रखा। दस द एसिडेंट्स एंड डेसिडेंट्स, यानी कि इसमें हम दोनों को ले रहे हैं कि वो आपके एसिडेंट्स भी हो सकते हैं और डेसिडेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि जो राम के बेटे हैं वो भी आपके एग्नेट हो सकते हैं ऑफ अ हिंदू इन द मेल लाइन ऑफ सक्सेशन। जो आपकी मेल लाइन आ रही है दैट बिकम्स एग्नेट, और दोज हु कम इन द फैमिली बाय एडॉप्शन। तो जो मेल लाइन है यानी कि बेटे के बेटे के बेटे, या उन्होंने किसी को अडॉप्ट कर लिया, तो वो भी किस में आ जाएंगे, एग्नेट में आ जाएंगे। दस वंस फादर ग्रैंडफादर इन एसिडिंग लाइन, यानी कि जो ऊपर वाली लाइन थी, अंकल सन एक्सेट्रा इन द कोलेट्रल लाइन। कोलेट्रल लाइन कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कोलेट्रल का मतलब होता है सेम में। सेम का मीन्स कैसे हुआ, अब जैसे यहाँ पे राम है, ठीक है, ये कौन है, राम है। यहाँ पे हम कोलेट्रल की बात कर रहे हैं, ये कौन है, ये राम है। यहाँ पे इसके दादाजी ये रहे, दादाजी के थे दो बच्चे, एक हो गए राम के फादर और एक है राम के जो फादर हैं उनके ब्रदर। दादाजी के दो बच्चे S1 एंड S2। ठीक, अब यहाँ पे जो S2 का बच्चा होगा, ठीक है, जो S2 का बच्चा होगा, सपोज करिए श्याम, तो ये क्या लगेगा राम का, दैट विल बी कोलेट्रल होगा, यानी कि ब्रदर ही तो लगेगा। तो यहाँ पे ये दोनों किस में आ जाएंगे, दे विल बिकम अ कोलेट्रल। ये कैसा रिलेशन शेयर करेंगे, ये कोलेट्रल रहेंगे, क्योंकि ये एक ही लाइन के हैं, एक ही जनरेशन के हैं। ठीक, तो ये जो होता है इसको कहते हैं हम कोलेट्रल रिलेशनशिप। नेक्स्ट आते हैं वापस हम आंसर राइटिंग पे। अब यहाँ पे क्या था, इन द कोलेट्रल लाइन सन ग्रैंडसन इन द डिसाइडिंग लाइन। डिसाइडिंग लाइन में मतलब जो भाई राम है, राम ने शादी की, उसका बेटा हुआ, उसके बेटे ने शादी की, फिर उसके बच्चे हुए। तो यहाँ पे सन ग्रैंडसन, जो जनरेशन आगे बढ़ रही है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, एग्नेट्स हो जाएंगे। तो एग्नेट्स क्लियर, एनी डाउट मुझे कमेंट करना। ठीक, आता है कॉग्नेट्स। तो कॉग्नेट्स हमने क्या बताया था, जो आपकी मदर चलती है। तो यहाँ पे फिर से हम आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, वन पर्सन इज सेड टू बी अ कॉग्नेट ऑफ अनदर इफ द टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और बाय अडॉप्शन बट नॉट होली थ्रू मेल्स। जब मेल्स से रिलेट नहीं करेंगे, मेल लाइन नहीं फॉलो करेंगे, तो हमारी कौन सी लाइन बची, हमारी फीमेल लाइन बची। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ पर्सन इज सेड टू बी अ कॉग्नेट ऑफ अदर इफ द टू आर रिलेटेड थ्रू अ फीमेल, सच एज सिस्टर सन, डॉटर्स सन। तो जो हमारा फीमेल लाइन को जो लीड करेगा दैट विल बिकम अ कॉग्नेट। नेक्स्ट आता है दिस क्लास इंक्लूड्स रिलेशनशिप बाय मैरिज। तो इस क्लास में, कॉग्नेट क्लास में, आपकी रिलेशनशिप विद मैरिज को इंक्लूड किया जाता है, एग्नेट को नहीं किया जाता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन आता है ये हमेशा कॉम्बिनेशन में आता है। ये ऐसे आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉग्नेट, और एक प्रॉब्लम दे दिया डिस्कस। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पार्ट डिस्कस करना है, फिर दूसरा पार्ट डिस्कस करना है। इसके बाद अगर ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे 3 तरह के ब्लड रिलेशनशिप हम देखते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में। अब वो 3 तरह के ब्लड रिलेशनशिप कौन कौन से होते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला आता है दैट इज फुल ब्लड। सबसे पहला कौन सा आता है, फुल ब्लड। फुल ब्लड का मतलब कौन सा होता है, तो फुल ब्लड का मतलब होता है जिनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं बाय द सेम वाइफ, यानी कि फादर सेम है।
फुल ब्लड का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि आपके जो सगे भाई बहन हो जाते हैं, फुल सिस्टर फुल ब्रदर हो जाते हैं, दैट इज द फुल blood. The person are said to be related with each other by full blood when they have descendants from the common ancestor by the same wife. यानी कि जो आपके कहते हैं ना खून का रिश्ता, दैट इज नोन एज फुल ब्लड। इसके बाद जो आपकी कैटेगरी आती है वो आती है हाफ ब्लड की। तो हाफ ब्लड में क्या होता है, हाफ ब्लड में हमेशा याद रखिएगा जो फादर होता है वो तो होता है सेम, लेकिन जैसे फादर ने सपोज करिए 1 2 3 शादी कर रखी है, तो वाइफ 1 वाइफ 2 और वाइफ 3। अब वाइफ 1 का सपोज करिए एक बेटा है S1, वाइफ 2 का है S2 और वाइफ 3 का है S3। तो ये जो S1 S2 S3 हुए हैं ये बनेंगे आपके हाफ ब्लड। क्या बनेंगे, ये बनेंगे हाफ ब्लड, यानी कि कॉमन फादर बट फ्रॉम द डिफरेंट वाइफ, तो दैट विल बी हाफ ब्लड। इसके बाद जो आपका आता है दैट इज यूट्राइन ब्लड। यूट्राइन ब्लड, अब यूट्राइन ब्लड में क्या होता है, यूट्राइन ब्लड में आपकी जो मदर होती है वो कॉमन होती है। जैसे कि आपकी इफ वी टॉक अबाउट कि वाइफ मदर इज 1, अब उसने शादी की है 2, उसके 2 हस्बैंड हैं H1 और H2। अब H1 और H2 से M1 के हुए, सपोज करो H1 से है S1 और S2 और H2 से सिर्फ एक S3 है, तो ये जो बच्चे हैं S1 S2 एंड S3 ये कहलाएंगे यूट्राइन ब्लड के। यानी कि जहाँ पे आपके कॉमन मदर इज कॉमन बट जो हस्बैंड्स हैं दे आर डिफरेंट, यानी कि फादर आर डिफरेंट, तो दे आर कॉल्ड द यूट्राइन ब्लड। तो अब देखते हैं कि मेंस की इसकी आंसर राइटिंग हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले फुल ब्लड की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर। तो हमेशा जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, हमेशा आंसर इट विद द रिलेशनशिप, कि हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन से रिलेट करके हम कब बोलेंगे दैट ही इज अ फुल ब्लड, व्हेन दे हैव डेसिडेंट्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, यानी कि सेम वाइफ है, ठीक है। फुल ब्रदर हो गया, फुल सिस्टर हो गया, फुल पैटर्नल अंकल्स हो गए, ठीक। इसके बाद आता है हाफ ब्लड। हाफ ब्लड, द पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड व्हेन दे हैव डेसिडेंट्स फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर बट डिफरेंट वाइफ। क्या वर्ड यूज हो गया, जिनकी वाइफ अलग अलग है, यानी कि आपके स्टेप ब्रदर हो गए। तो स्टेप ब्रदर जो होते हैं उनमें फादर कॉमन है लेकिन वाइफ डिफरेंट है। नेक्स्ट आता है यूट्राइन ब्लड। तो यूट्राइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है द पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूट्राइन व्हेन दे आर डेसिडेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स बट डिफरेंट हस्बैंड, ठीक। इसके बाद जो एक वर्ड आता है जो कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज भी करता है, दैट इज इंटेस्ट। इन स्टेट भी कहते हैं, इंटेस्ट भी कहते हैं, तो इन स्टेट कह देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई एक पर्सन है, चलो राम का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो राम को ही कंटिन्यू रखेंगे। अब यहाँ पे राम है, राम के पास है बहुत सारी प्रॉपर्टी, इसके पास एक घर है, इसके पास एक खेत है, इसके पास कैश है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है। अब सपोज करिए इसकी हो जाती है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, इसको किसी तरह की कोई बीमारी हो जाती है, बेचारा खटिया पकड़ लेता है और बहुत इसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में इसकी हो जाती है डेथ। अब यहाँ पे जो इसकी तबीयत खराब हुई या कोई और रीज़न भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, भाई एक्सीडेंट तो पूछ के नहीं होता है, इसका एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे इसने किसी भी चीज़ की क्या कोई टेस्टिमरी डिस्पोजिशन किया। टेस्टिमरी डिस्पोजिशन का मतलब क्या, ये कोई वसीयत बना के इसकी डेथ हुई, तो दैट इज नो। तो जब भी किसी भी पर्सन की अंडर हिंदू लॉ अगर उसकी डेथ होती है विदाउट एनी विल, वो कोई भी विल बना के अगर वो डेथ नहीं हो रही है, उसने कोई विल नहीं बनाई है, तो दैट विल भी हम क्या कहेंगे, इनटेस्टेड
बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे अगर वो विल बना के मरता है तो दैट मीन्स उसके पास ऑलरेडी विल है, उसकी टेस्टमरी डिस्पोजिशन है, तो वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। इसकी प्रॉपर्टी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, दैट हैज़ बीन रिटन इन द विल। लेकिन जब इसने किसी भी तरह का टेस्टिमेंट्री डिस्पोजिशन नहीं बनाया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेस्ट बोलेंगे। तो अच्छा, एक चीज़ और होता है कि भाई ये भी होता है ना कि कई बार कि भाई आपने सादे कागज में लिख के, भाई आपकी डेथ होने वाली थी, हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, एक्सीडेंट हो गया, हमने ऐसी सादे पेज पे कुछ भी लिख दिया, या हमने कुछ भी ऐसी ओरली बता दिया जिसके हम, एक होता है ना कि लॉ होता है कि यू शुड बी लाइक इन अ वेरी मच पर्टिकुलर फॉर्म। तो सादे पेज में भी अगर आप लिख के जा रहे हो, जिसको एक तरह से हम डाइंग डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ को उस फॉर्मेट में नहीं बना के जा रहे हो जिस चीज़ में आपको करके जाना है, तो उसको भी द विल मेड फॉर एन अगर हम बोले तो वो उसको फिर वैलिडेट कराना पड़ता है। एक चीज़ और होती है कि भाई ये पर्सन जानबूझ के, सपोज करिए किसी इलीगल पर्पस के लिए विल बना के जा रहा है, तब भी हम उसको क्या कहेंगे, इंटेस्ट करके जा रहा है, देयर इज़ नो टेस्टमरी डिस्पोजिशन। तो यहाँ पे जब हम आते हैं आपके मेंस के आंसर राइटिंग में कि इंटेस्ट का मतलब क्या होता है, राइट अ शॉर्ट नोट, तो यहाँ पे आता है अ पर्सन इज सेड टू डाई इंटेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉपर्टी आएगा, of which he or she has not made a testamentary disposition। जब भी अगर वो टेस्टिमरी डिस्पोजिशन बना के उसकी डेथ नहीं हो रही है, तो मतलब डेथ हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेट हो जाएगा। अ पर्सन में डिस्पोजेस ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय टेस्टिमेंट्री डिस्पोजिशन, द प्रॉपर्टी देन डिवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द विल। यानी कि अगर ये पर्सन, ये राम है, ये विल बना के इसकी डेथ हो जाती है, तो सहूलियत हो जाती है ना कि भाई चलो ये प्रॉपर्टी इनके इस बेटे को देनी है, ये प्रॉपर्टी इसको देनी है, ये इसको देनी है। अगर ये नहीं बना के जाता है तो फिर क्या होता है, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर होता है कि भाई किसको देनी है, क्या करना है, फिर कोर्ट में चले जाओ। देयर मे बी विल विच इज़ नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे कुछ विल ऐसी भी होती हैं जिसको हम एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं। वो विल कौन सी होती है, जिनका पर्पस इलीगल होता है। वो विल कौन सी होती है, जिनका पर्पस इलीगल होता है। सो द विल मस्ट बी ऑपरेटिव विल। भाई अगर आप विल बना रहे हो तो वो आप प्रॉपरली बनाओ, लीगल पर्पस के लिए बनाओ। एंड इफ द विल इज वॉइड एंड इनकेपेबल ऑफ टेकिंग इफेक्ट, इट विल बी डीम्ड दैट द टेस्टेटर हैज़ डाइड इन टेस्ट। तो हम क्या मान लेंगे, अगर इलीगल पर्पस है या एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है तो हम क्या मानेंगे उस विल को, कि भाई कोई विल बना के नहीं इसकी डेथ हुई है, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे कि उसकी डेथ इन स्टेट हुई है, यानी कि उसने कोई भी टेस्टिमरी डिस्पोजिशन नहीं किया है। हरियाणा जुडिशरी की बात करें या राजस्थान जुडिशरी की बात करें, दोनों के लिए ही हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो अगर किसी को भी ज्वाइन करना है, नंबर इज 7906337226। स्टूडेंट्स की कॉपी भी आती है, उसको चेक भी करते हैं, रिटर्न भी करते हैं, फीडबैक भी देते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे कल ही मैं एक स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रही थी, और एकेडमी में भी ऑफलाइन सेशंस स्टार्ट हो गए हैं मेंस के आंसर राइटिंग के। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है, जो भी पर्सन लखनऊ के हैं, इफ़ दे वांट टू ज्वाइन ऑफलाइन सेशन फॉर द मेंस आंसर राइटिंग, क्योंकि उसमें हम क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं, आंसर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और स्टूडेंट को बैठा के पूरा एक प्रॉपर आंसर्स का डिस्कशन भी होता है। तो उसमें क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता है बहुत अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो नंबर इज़ ऑन द स्क्रीन। प्लस अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, इसी नंबर पर अवेलेबल रहेंगे हम, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।